नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है ये नेक्स्ट आपकी क्लास है। आज हम बात करेंगे फंगस के उन पॉइंट्स की जहाँ से अक्सर हूबहू क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े से टफ भी माने जाते हैं और बेसिक नॉलेज पे आपके डिपेंड होते हैं, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपकी जानकारी के लिए भी। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं फंगस के स्ट्रक्चर की या उसकी संरचना की। अभी हमने इससे पहले आपको उसके जनरल कैरेक्टर बताए थे। आज हम उसके संरचना की या उसके स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं। तो यहाँ हेडिंग आप देख ही रहे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई की बात कर रहे हैं। फंजाई का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंजाई की संरचना क्या होती है। तो पहले पॉइंट्स पे लिखा हुआ है हाइफी शो द एपिकल ग्रोथ। तो पहले आपसे क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा कि हाइफी में कौन सी ग्रोथ देखने को मिलती है या वृद्धि कैसी देखने को मिलती है। तो हाइफी में जो वृद्धि देखने को मिलती है वो एपिकल, यानी उसका जैसे मान लेते हैं ये हाइफी है तो उसका ये अग्रभाग वृद्धि करता है ये वाला। तो उसमें कैसी ग्रोथ देखने को मिलती है हमें, एपिकल। एपिकल माने होता है अग्र, और ग्रोथ का मतलब समझते हैं वृद्धि, मतलब अग्रभाग ही इसका वृद्धि करता है। तो जब अग्रभाग वृद्धि करेगा तो हाइफी बढ़ती चली जाएगी। कल हमने आपको जो बताया था इससे पहली क्लास में, दो शब्दों को हमने किया था कि हाइफी कंफ्यूज हो रहे हो कि हाइफी क्या होता है। तो हमने कहा था कि जो फंजाई होता है या जो कवक होता है, यही तो बताया था कि फंगस या जो कवक होता है उस कैसा होता है, थायलॉइड होता है। कैसा होता है, थायलॉइड। और हमने कहा था थायलॉइड शब्द कहीं भी आ जाए तो समझ लेना कि इसमें लीफ, स्टेम और रूट ये तीनों अनुपस्थित होंगी। अनुपस्थित का मतलब क्या होगा, अब्सेंट होंगी। क्या होंगी, अब्सेंट या अनुपस्थित होंगी। जिनमें जड़ तना पत्ती ना पाए जाए उन सब संरचनाओं को थायलॉइड बोलते हैं। तो ये थायलॉइड के अंतर्गत आता है। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि थायलॉइड होते हैं। अब जब चूंकि थायलॉइड होते हैं तो ये दिखेंगे कैसे, इससे पहले हम बता चुके हैं, मगर क्लास स्टार्ट है और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी समझ में आएगा। तो हमने कहा था ये फिलामेंटस होता है। कैसा होता है, फिलामेंटस देखने को मिलता है। फिलामेंटस का मतलब होता है ये एक धागे नुमा होता है या फिलामेंट की तरह होता है। तो ये जो छोटी सी फिलामेंट होती है इसे हाइफी बोलते हैं। दो शब्द हमने कल बताए थे। और जब ये हाइफी मतलब छोटा सा मान लेते हैं, ये छोटा सा फंगस का हिस्सा है, तो इतनी छोटी सी संरचना को हम हाइफी के नाम से जानते हैं। और जब ये हाइफी मान लेते हैं छोटा सा धागा है तो हाइफी हो गया। और ये अगर धागा आपस में उलझ जाए, बहुत ढेर सारा हो जाए, तो इसे माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। समझ गए होंगे। तो वही कह रहा है कि जो हाइफी होता है वो कैसी ग्रोथ शो करता है, तो एपिकल ग्रोथ शो करता है। दूसरा, हाइफी में दो तरह की कंडीशंस होती है। एक तो ए सेप्टेट होते हैं, दूसरे सेप्टेट होते हैं। तो ए सेप्टेट और सेप्टेट क्या होते हैं, तो इनको बोर्ड पे देखते हैं। ये हमने कल बताया था। अगर उससे पहले हमने कहा था हाइफी छोटा सा पार्ट होता है, उलझा हुआ भाग माइसीलियम कहलाता है। ये हमने आपको बताया था। हमने ये भी बताया था कवक जाल। तो देखिए, जब इससे पहले वाले आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हमने बताया कि जो हाइफी होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो हाइफी होते हैं उनकी संरचना दो भागों में बटी रहती है। पहला इसका पार्ट हाइफी का कौन सा होता है, तो पहला पार्ट अगर बात करेंगे तो ए सेप्टेट होता है, ए सेप्टेट। और दूसरे कौन से होते हैं, तो होते हैं सेप्टेट। ध्यान रखिएगा, पट विहीन हिंदी में बोलते हैं, पट विहीन, और पट युक्त बोलते हैं जिनमें पट पाया जाए। और पट माने सब जानते हैं, कपाट। कपाट का मतलब दरवाजा या वाल, वाल बोल सकते हैं, या भित्ति या दीवाल, जो भी पाया जाए। तो एक्चुअली में जो हाइफी होते हैं, मान लेते हैं ये एक हाइफी है ये, और इसमें ये केंद्रक पड़े हुए हैं, ये सारे केंद्रक हैं। ये इसमें न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, माइटोकांड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चूंकि यूकैरियोट्स है तो सब कुछ है, मान लेते हैं ये एक हाइफी है। और एक हाइफी ये है, एक हाइफी ये है। ये दो हाइफी दिख रही हैं आपको। तो ये कैसी है, ये ए सेप्टेट है। ए सेप्टेट है। ए सेप्टेट का मतलब समझ गए, इनमें कोई भी बीच में भित्ति या दीवार नहीं पाई जा रही है। सारे इस तरह जिनमें ए सेप्टेट होता है उसमें केंद्रक बहुकेंद्रीय होती है। तो इसे सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक। और
इसमें क्या पाया जा रहा है, तो देखिए बीच बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेप्टा या भित्ति या बीच में दीवार पाई जा रही है, तो ये सेप्टेट है। ये कैसा है, सेप्टेट। तो इस तरह माइसीलियम दो प्रकार का होता है, ए सेप्टेट और सेप्टेट। तो ये हमारा ए सेप्टेट है और ये सेप्टेट है जिसके अंदर सेप्टा पाया जा रहा है। तो ये क्या होते हैं, या तो ये यूनी न्यूक्लियर होंगे, यूनी न्यूक्लियर होंगे, यूनी न्यूक्लियर का मतलब एक केंद्रक वाले, या फिर बाई न्यूक्लिएट होंगे, बाई न्यूक्लिएट। क्योंकि इनमें भित्ति पाई जा रही तो ये कोशिकाएं अलग अलग हमें दिखाई दे रही हैं, जबकि इनमें ऐसा कुछ नहीं है। इनमें इसके बाद जो सेप्टा होते हैं, जब सेप्टेट की बात करते हैं तो इनमें जो सेप्टा होते हैं वो भी प्रायः दो प्रकार के होते हैं। अगर हम सेप्टा की बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर हम सेप्टा की बात करें तो सेप्टा भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल सेप्टा, सिंपल सेप्टा, और एक होते हैं डोली पोर सेप्टा, डोली पोर सेप्टा। इस तरह सेप्टा दो प्रकार के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल सेप्टा क्या है। तो मान लेते हैं ये माइसीलियम है और ये सेप्टा बने हुए हैं, ये सेप्टा है। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेप्टा, माइसीलियम में सेप्टा है। तो अगर इस सेप्टा को बड़ा करके देखें तो हमें कैसा दिखाई देगा, तो मान लेते हैं ये खड़ा खड़ा है और ये तो इसमें सेप्टा क्या है, और ये इसके अंदर ये क्या है, ये पोर है भाई, छिद्र है भाई। पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए क्या चाहिए, पोर चाहिए। और ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों सेप्टा हैं। तो इस प्रकार का सेप्टा हमें सिंपल सेप्टा के नाम से जानते हैं, सिंपल सेप्टा के नाम से जानते हैं। डोलीपोर सेप्टा क्या होता है, तो उसका भी पिक्चर हम आपको बना के बताते हैं। ये इस तरीके से पिक्चर बनेगा, सॉरी इस जगह पेंसिल रबर लेते हैं, थोड़ा सा कट करते हैं। ये सेप्टा हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कैपनुमा संरचना पाई जा रही है, और इस कैपनुमा संरचना के ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है जिसे पैरेंथोसोम बोलते हैं। इनके ऊपर एक ऐसे पतली सी झिल्ली नुमा संरचना होती है, ये ऐसी, जिनको हम पैरेंथोसोम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, पैरेंथोसोम के नाम से जानते हैं। अब बकाया ये पोर है, और ये कैसी है, ये स्वेलिंग होती है, सेप्टल स्वेलिंग है। इसको क्या बोलते हैं, सेप्टल स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये सेप्टल स्वेलिंग हमें प्रायः देखने को मिलती है। इस प्रकार के सेप्टा को हम किसके नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार के सेप्टा को हम जो जानते हैं वो डोलीपोर सेप्टा के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, डोलीपोर सेप्टा। ये किस में पाया जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज के, बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में देखने को मिलता है। डोलीपोर क्वेश्चन बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देता है, डोलीपोर सेप्टा किस में देखने को मिलता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ सदस्यों में हमें देखने को मिलता है। बकाया इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे जहां से क्वेश्चन बनेगा। तो ये तो हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के चलना ही है, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। तो समझ गए होंगे, ए सेप्टेट किस में होता है, फाइकोमाइसिटीज, और सेप्टेट किस में होता है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। सेप्टम कितने प्रकार के होते हैं, दो, जो ऐसे चित्र बना है, सिंपल और डोलीपोर। डोलीपोर सेप्टम प्रायः बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में देखने को मिलता है। ये हमने आपको पिक्चर के माध्यम से समझाया। इन सम स्लाइम मोल्ड्स और मिक्सोमाइसिटीज सेल वॉल एब्सेंट, कुछ स्लाइम मोल्ड्स या मिक्सोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं जिनमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है। ये प्रिमेटिव प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है वो कौन से फंगस हैं जिनमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति का अभाव होता है, तो आपको सीधे शब्दों में कहना है कि वो मिक्सोमाइसिटीज के सदस्य हैं। अब कुछ फंगस के देखिएगा, कुछ जो फंगस हैं या जो कवक हैं, जो फंगस हैं, उनमें कुछ स्पेशल संरचनाएं पाई जाती हैं जहां से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोजेनकाइमा, स्यूडोपैरेन्काइमा, स्क्लेरोटियम। स्क्लेरोटियम तो कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है। इसके अलावा एप्रेसोरियम, हास्टोरिया और राइजोमार्फी, ये संरचनाएं आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं इनकी ओर और इनकी डिटेल में चर्चा आपके साथ हम कर लेते हैं।
आपके लिए हमने चित्र लगा कर रखे हैं, तो इन चित्रों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं माइसीलियम की, ध्यान रखिएगा हम यही आपको बता रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं माइसीलियम की, किसकी? माइसीलियम की। तो माइसीलियम में हमने आपको बताया था कि माइसीलियम क्या होता है, आपस में उलझा रहता है। तो इसमें एक संरचना बनती है प्रोजेनकाइमा। क्या बनती है? प्रोजेनकाइमा के नाम से उस संरचना को हम जानते हैं। तो प्रोजेनकाइमा लिखते हैं। तो ये वाली संरचना जो दिख रही है ये एक्चुअली में है प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा एक्चुअली में प्रोजेनकाइमा जैसी कोई संरचना नहीं होती। इनके जो माइसीलियम या हाइफी होते हैं आपस में जुड़कर, एक दूसरे से जुड़कर प्रोजेनकाइम नुमा संरचना बना लेते हैं। तो ये होते क्या है? तो अगर इनकी बात करें तो इनमें है क्या कि जब अनेक माइसीलियम आपस में पैरेलल अरेंजमेंट होते हैं, जब अनेक जो माइसीलियम होते हैं आपस में, देखिए ये माइसीलियम ये है, आपस में अरेंज होकर पैरेलल लंबवत आपस में जुड़ जाते हैं। और ये कैसे अरेंज रहते हैं? लूजली। लूजली का मतलब देखिएगा ढीले ढाले आपस में व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे हम प्रोजेनकाइमा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी खास बात ये होती है कि यहाँ इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। क्या बनी रहती है? इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक माइसीलियम अपने लक्षणों को बनाए रखता है। यानी मान लेते हैं इसका लक्षण अलग है, इसका लक्षण अलग है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो 5 लोग हैं, एक कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग सांवले हैं, कुछ लोग ज़्यादा सांवले हैं, कुछ लोग लंबी नाक वाले हैं, कुछ पतली नाक। ये जब आपस में क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी दूर पर एक दूसरे से हाथ मिलाकर खड़े हुए, तो क्या हुआ, हर आदमी अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए हुए, यानी अपने लक्षणों को बनाए हुए। तो इसे बोलते हैं इंडिविजुअलिटी होना। दूसरा आता है स्यूडो पैरेनकाइमा। तो बी नंबर पे आप देख रहे होंगे, इसे क्या बोलते हैं? स्यूडो पैरेनकाइमा। स्यूडो पैरेनकाइमा क्या होता है? ये नंबर 2 पे आएगा। स्पेशल स्ट्रक्चर है। एक्चुअली में स्यूडो जहां शब्द लग जाए समझ लेना किसकी बात कर रहा है? झूठ बात कर रहा है। अर्थात पैरेनकाइमा नुमा संरचना तो है मगर वो वास्तविक पैरेनकाइमा नहीं है, इसीलिए उसने वर्ड यूज किया स्यूडो पैरेनकाइमा, अर्थात झूठ मूठ की पैरेनकाइमा। एक्चुअली पैरेनकाइमा जो पाई जाती है वो बड़े पौधों में पाई जाती है, यानी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरोफाइट आदि में पाई जाती है। यहाँ ऐसी कोई संरचना होती नहीं है, मगर इनका माइसीलियम कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है। इनका माइसीलियम इतना ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है या एक दूसरे से इतना संघनित, एक दूसरे से लिपट कर ऐसी ठोस संरचना बना लेता है कि व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि ये बड़े वृक्षों के समान क्या है, पैरेनकाइमा है। तो इसे स्यूडो पैरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। इसमें इंडिविजुअलिटी नष्ट हो जाती है, अर्थात ये समूह में काम करते हैं। फिर आता है राइजोमार्फ। ये जो संरचना दिख रही राइजोमार्फ, क्वेश्चन पूछते हैं राइजोमार्फ किस में देखने को मिलता है? तो फराया फंजाई में देखने को मिलता है। ये है राइजोमार्फ। तो अब ये संरचना कौन सी है? तो ये जो संरचना दिख रही है इसे हम राइजोमार्फ के नाम से जानते हैं। किसके? राइजोमार्फ। साफ साफ लिख दें, राइजोमार्फ। देखिए एक शब्द आप ध्यान दीजिए, जहाँ राइजो शब्द समाज, जैसे राइजोआइट्स है, राइजोमार्फ है, तो ये कैसा है? रूट से संबंधित है। ऐसा लगता है जैसे जड़ की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ तो कोई, जब हम पहले ही कह चुके हैं कि ये थैलॉइड होते हैं, इनमें जड़, तना, पत्ती जैसी कोई भी संरचना हमें दिखाई नहीं देती है। तो मतलब नहीं दिखाई देती तो होती ही नहीं है। तो अब यहाँ राइजोमार्फ क्यों आया? तो कहता क्या है, जो माइसीलियम होते हैं, क्या माइसीलियम जो होते हैं वो आपस में उलझ जाते हैं। बहुत सारे माइसीलियम आपस में उलझकर एक मोटी संरचना बना लेते हैं और ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये जड़ है या रूट है। तो ऐसी संरचना को हम राइजोमार्फ के नाम से जानते हैं। और ये माना जाता है कि राइजोमार्फ ऐसी संरचना होती है जिसमें संक्रमण यानी इन्फेक्शन पावर बहुत अधिक होता है। क्योंकि ये क्या होता है, पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है माइसीलियम का। तो राइजोमार्फ से क्वेश्चन बना है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन बनता है स्क्लेरोटियम क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछता है और यहाँ पूछता है एग्जाम्पल इसका पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया है। क्या है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इसका स्क्लेरोइड का कई बार क्वेश्चन आया। स्क्लेरोइड्स क्या होते हैं? तो ये जो माइसीलियम होता है वो आपस में जुड़कर स्यूडो पैरेनकाइमेटस रेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ये कौन सी संरचना है? रेस्टिंग स्ट्रक्चर है।
अर्थात विश्रामावस्था होती है, प्रदर्शित करती हैं। और ये अपने अंदर भोजन को, मैनिटॉल को आदि को एकत्रित करके और क्या कर लेता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में सुप्त अवस्था में ऐसे पड़े रहते हैं। जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, ये अंकुरित होता है, नए माइसीलियम को जन्म देता है, तो इनको स्क्लेरोटियम के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, पूछता है एप्रेसोरियम क्या होता है। एप्रेसोरियम, एप्रेसोरियम प्रायः हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो पक्सीनिया में देखने को मिलता है। कहाँ, पक्सीनिया में देखने को मिलता है, खासकर यूरेडोस्पोर में। यूरेडोस्पोर जब अंकुरित होता है और नए गेहूं के या व्हीट प्लांट को इन्फेक्टेड करता है, तो वहाँ एप्रेसोरियम जैसी संरचना बनती है। तो देखिएगा ये यूरेडोस्पोर है, यूरेडोस्पोर अंकुरित हुआ और ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर जब अंकुरित होता है और ये इसका जो जर्म होता है, जर्म ट्यूब होती है, तो उस मतलब पत्ती जो है, मान लेते हैं गेहूं या व्हीट प्लांट की जो लीफ है, उसमें स्टोमेटा पाए जाएंगे, अर्थात रंध्र पाए जाएंगे। उससे जब ये प्रवेश करता है, प्रवेश करने से पहले इसमें प्रोटोप्लाज्म थोड़ा एकत्रित होकर फूल जाता है। इसी फूली संरचना को हम एप्रेसोरियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट संरचना क्या है, नेक्स्ट संरचना है हास्टोरियम। हास्टोरियम क्या होती है, तो हमने आपको इससे पहले बताया था कि जितने भी फंगस या कवक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो ये पैरासाइट के रूप में दूसरों में रहेंगे। जब पैरासाइट के रूप में दूसरों से में रहेंगे तो इसका मतलब उनसे भोजन को चूसेंगे। तो चूसने के लिए क्या किए, मतलब आप जैसे गन्ना चूसते हैं तो क्या करते हैं, मुंह में लेके उसको अपने दांतों से जोर जोर से दबाते हैं, तब गन्ना का जूस निकलता है। अब ये कैसे चूसेगा, तो ये मान लेते हैं होस्ट सेल है, ये जैसे लिखा हुआ है होस्ट सेल है, ये क्या है, होस्ट सेल है, मतलब किसी पौधे की कोशिका है, और ये फंगस का हाइफी है। और हाइफी से क्या हुआ, एक संरचना निकली और कोशिका के अंदर घुस गई या इंटर कर गई। कोशिका के अंदर जैसे ये इंटर प्रवेश कर जाती है, उससे फिंगरनुमा संरचना निकल आती है। इन्हीं फिंगरनुमा संरचनाओं से ये जो फंगस है भोजन को चूसता है और हाइफी को पूरे को फैलाता है, देता है। तो इसी संरचना को हम हास्टोरियम या चूसकांग के नाम से जानते हैं। किसके, चूसकांग। तो समझ गए होंगे, ये कुछ विशेष संरचनाएं थी जो हमने आपको पिक्चर के माध्यम से बताई हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। तो ये सारी संरचनाएं आपको हमने डिटेल में बता दी हैं। और अब आता है रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है, ये बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जनन, अभी हम जनरल कैरेक्टर बता रहे हैं और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको केवल जो जितनी भी स्पीसीज आपके सिलेबस में, एलटी के सिलेबस में दी हैं, सब पढ़ाएंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं, मगर उन्हीं उसी मैटर को हम आपसे निकालेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ। एक भी बिंदु हम ऐसा नहीं देंगे कि आपको लगे कि सर तो बीएससी पढ़ाने लगे या सर तो एमएससी क्लास पढ़ाने लगे। मतलब यहाँ बोरियत वाला मैटर नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं दिया जाएगा जो पढ़ने में आपको परेशान करे। इसीलिए ये आप जब शुरुआत के वीडियो देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहाँ जैसे अब शब्द आया हास्टोरिया इस तरह है, या उसने पूछ दिया वेजिटेटिव बाइकोनिडिया द्वारा होता है, तो यहाँ हम पूरा मतलब आपको डिटेल दिए दे रहे हैं, तो आपको वहाँ ज़्यादा समझाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ लाइन टू लाइन आपको चीज़ें बता देंगे, तो वो आप पूर्व ज्ञान से अपने कनेक्ट कर लेंगे। तो जनन की बात करते हैं, तो जनन इनमें 3 विधियों से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव को हम कायिक जनन के नाम से जानते हैं, कायिक जनन के नाम से जानते हैं। एसेक्सुअल को हम अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, और इसको प्रायः लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार से हमें जनन दिखाई देता है। ये जनन हम आपको बताएं, इससे पहले कुछ और डाटा देख लीजिए, फिर हम जनन में करें इंटर। कुछ फंगस के कॉमन नेम हैं और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनको लिख लीजिएगा और दिन में 2-4 बार अगर इन पे नज़र जाएगी तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा या जो संभावना होगी वो गलत होने की संभावना बिल्कुल नथिंग होगी। तो इसलिए आप इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ कह रहा है, वो पूछ क्या रहा है, तो हम आपको बताते हैं यहाँ सैप्रोलैग्निया। सैप्रोलैग्निया जो पाया जाता है हमने इससे पहले बताया था, और मोनोब्ल्यूफेरिस जो है वो वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वाटर मोल्ड। बहुत क्वेश्चन आता है, वाटर मोल्ड किसे कहते हैं, वाटर मोल्ड किसे कहते हैं। तो वाटर मोल्ड अगर आता है तो आप आंसर करेंगे सैप्रोलैग्निया को हम प्रायः वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं।
दूसरा आता है राइजोपस। राइजोपस अगर पूछ दे कि राइजोपस क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसका क्या नाम है, तो राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो खाने वाली आपकी डबल रोटी होती है या ब्रेड होती है, अगर वो थोड़े समय के लिए लग जाए तो उसमें देखना फफूंदी लग जाती है, तो एक्चुअली में वो राइजोपस ही होता है। इसी का दूसरा नाम पिन मोल्ड होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पिन मोल्ड किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा राइजोपस को ही पिन मोल्ड कहते हैं। म्यूकर इज आल्सो कॉल्ड द पिन मोल्ड। म्यूकर भी ध्यान रखिएगा पिन मोल्ड राइजोपस भी कहलाता है। पिन मोल्ड आपका एक तो राइजोपस पिन मोल्ड कहलाता है, दूसरा म्यूकर भी पिन मोल्ड कहलाता है। पेंसिलियम को किस नाम से जानते हैं, पेंसिलियम को ब्लू और ग्रीन मोल्ड के भी नाम से जानते हैं। ये जितना भी डाटा दे रहे हैं 100% इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है सैक्रोमाइसिस, जिसे हम ईस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्ट या खमीर बोलते हैं। तो जो ईस्ट होता है उसे बडिंग ईस्ट बोलते हैं या बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा बेकर ईस्ट या बडिंग ईस्ट। एस्परजिलस को ब्लैक मोल्ड बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीटी में कई बार पूछा गया है। ब्लैक मोल्ड तो एस्परजिलस को बोलते हैं। कभी कभी पूछ सकते हैं कि एस्परजिलस का दूसरा नाम क्या है, तो यूरोटियम है। क्या है, यूरोटियम। इससे एस्परजिलस को एक बार क्वेश्चन बन चुका है पीसीएस में। वीड ऑफ लाइब्रेरी किसे वीड ऑफ लेबोरेटरी किसे कहते हैं, प्रयोगशाला की घास किसे कहते हैं, तो प्रयोगशाला की घास किसे कहते हैं, एस्परजिलस को। 100% इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। एल्ब्यूगो को व्हाइट रस्ट, तो ये पूछता है व्हाइट रस्ट किसके कारण होता है, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा। न्यूरोस्पोरा क्या है, तो ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा को, ये न्यूरोस्पोरा है क्या, तो एक्चुअली में जो न्यूरोस्पोरा है ये एक प्रकार का फंगस है, और जो न्यूरोस्पोरा है जो फंगस है ये है क्या। अब इसके बाद आपसे पूछता है कि जो प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कैसे, क्योंकि जितना भी वर्क किया गया है जेनेटिक्स का वो काफ़ी वर्क आपका किया गया है ड्रोसोफिला पे। उसी प्रकार जो प्लांट में अगर किया गया है जेनेटिक्स में ज़्यादातर वर्क वो न्यूरोस्पोरा में, इसीलिए इसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं। इसी को रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क्वेश्चन आया है, रेड ब्रेड मोल्ड के भी नाम से इसको जानते हैं। क्लेविसेस, ये कम से कम 20 बार क्वेश्चन आया है कि इर्गोट फंजाई किसे कहते हैं, तो क्लेविसेस परप्यूरिया को हम इर्गोट फंजाई के नाम से जानते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ कॉमन नेम भी हैं, जैसे पेजाइजा। पेजाइजा को हम कप फंगस के नाम से जानते हैं। मॉर्चेला को गुच्छी, ट्रूमोरल, स्पंज मशरूम के नाम से जानते हैं, ये नाम याद रखिएगा। आस्ट्रेगो, ये कई बार क्वेश्चन बना है कि स्मट फंजाई किसे कहते हैं, एग्जाम्पल पूछता है तो आप आस्ट्रेगो को सही करेंगे। रस्ट फंजाई भी पूछ लेता है किसे कहते हैं, तो पक्सीनिया को सही करेंगे। एगेरिकस मशरूम या गिल फंजाई के नाम से अक्सर क्वेश्चन गिल फंजाई के नाम से पूछता है, तो एगेरिकस को हम गिल फंजाई भी बोलते हैं। पॉलीपोरस अभी तक एग्जाम में नहीं आया मगर आप इसको पढ़ेंगे इन फ्यूचर, जनरल जो करेक्टर है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पॉलीपोरस को प्रायः हम पोर फंजाई या ब्रैकेट फंजाई के नाम से जानते हैं या सेल फंजाई के नाम से जानते हैं। लाइकोपॉर्डन और क्लेवेटिया को हम प्रायः पफ वाल के नाम से जानते हैं, और कोप्रिनस को लॉयर्स विक के नाम से जानते हैं, तो ये प्रायः नहीं पूछा जाएगा। एमांटिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है पॉइजनस फंजाई कौन सा है, पॉइजनस फंजाई पूछता है। यहाँ पॉइजनस कब दिया है इसके अलावा लिख लेंगे, पॉइजनस या जहरीली फंजाई कौन सा, एमांटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है अर्मिलेरिया। अर्मिलेरिया को हनी मशरूम के नाम से जानते हैं। गेस्टर को आर्थिस्टार के नाम से जानते हैं। फिल्लस को स्टिंग हॉर्न के नाम से जानते हैं या डेडमैन फिंगर्स के नाम से जानते हैं। और साइथस को बर्ड नेस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ कॉमन नाम थे, इनको वीडियो पोस्ट कर करके एक अपने नोट्स जैसे बना रहे हैं वहाँ मेंशन कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि आपको रटना है, आप इनको 1-2 दिन में अगर देखते रहेंगे तो ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। और अक्सर देखा होगा आप एग्ज़ाम में कि जो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन सरल होते हैं अक्सर वो गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत करते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करता है, कायिक जनन की बात करता है, तो कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन कहता है कायिक जनन होता है बाई फ्रेगमेंटेशन, फीजन, बडिंग और ओइडम फॉर्मेशन के द्वारा, और क्लमाइडोस्पोर और स्क्लेरोटिया। ये सारी संरचनाएं कैसी हैं? तो ये संरचनाएं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती हैं, वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती हैं या कायिक जनन के अंतर्गत आती हैं। तो एक एक को लेते हैं और बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके साथ शेयर करते हैं, तो जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मान लेते हैं ये माइसीलियम है और ये किसी कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करता है, मान लेते हैं ये टुकड़ा वृद्धि किया और एक नए माइसीलियम को जन्म दे देता है। फिजन क्या होता है, फिजन में क्या होता है, फिजन में जैसे कुछ यूनिसेलुलर, ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर फंजाई पाए जाते हैं या कवक पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, विभाजन के द्वारा 1 से 2 में बढ़ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया बढ़ता है इस तरह से जनन करते हैं। इसी तरह ईस्ट जो होता है, ईस्ट में बडिंग होती है, जैसे ईस्ट सेल है फिर उसमें छोटी सी बड निकलती है, ये बड अलग हो जाती है और नए ईस्ट को जन्म दे देती है। इसी तरह कुछ संरचनाएं, विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि आइडिया वगैरह, तो उसका हम आपको चित्र दिखा देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये जैसे आप इस चित्र में देखेंगे, इस पिक्चर में तो देखिएगा ये हाइफी है और हाइफी में क्या कर रहे हैं कि हाइफी के अंदर प्रोटोप्लाज्म में सिकुड़ कर गोल संरचनाएं बनाता है, इन्हें ओइडियम बोलते हैं। ये यहाँ से पृथक होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, नए माइसीलियम को जन्म देते हैं। कुछ फंगस ऐसे होते हैं कि जिनके इंटरकैलरी मध्य में गोल संरचनाएं बनती हैं और इन संरचनाओं को क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। ये पृथक होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और नए उसको जन्म दे देते हैं, मीन्स नए हाइफी को जन्म दे देते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं थी, इनकी जो चर्चा है, ओइडिया अगर पूछ दे कभी कि ओइडिया का एग्जाम्पल क्या है, किसमें देखने को मिलता है, तो प्राय ये क्वेश्चन बना नहीं है, इसीलिए ज़्यादा महत्व नहीं, मगर समझ लीजिएगा कोलिबिया में देखने को मिलता है। कोलिबिया में इस तरह से जनन हमें देखने को मिलता है, कोलिबिया में इस तरह का जन्म मिलता है। और अगर ये पूछेगा क्लेमाइडोस्पोर किस में देखने को मिलता है, तो आस्ट्रिलैगो में इस तरह से जनन हमें देखने को मिलता है। कौन से, तो क्लेमाइडोस्पोर इसमें बनता है। अगर कभी पूछ दे एप्लाइनोस्पोर किस में बनता है, एप्लाइनोस्पोर, ये क्वेश्चन बने नहीं हैं, मगर अब चूंकि बात चल रही है तो उसका हम डिटेल दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो म्यूकर में देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, म्यूकर में देखने को मिलता है। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइजूस्पोर का मतलब होता है उसमें ऐसी संरचनाएं बनती हैं जिन्हें जूस्पोर कहते हैं। एप्लाइनोस्पोर, कोनिडिया में नॉन मोटाइल इस तरह से संरचना बन जाती है। इस तरह की संरचना को हम कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। इनकी अग्रभाग की कोशिकाएं गोल संरचनाएं बनाती हैं। इन गोल संरचनाओं को हम कोनिडिया के नाम से जानते हैं और ये कोनिडिया मुक्त होते हैं और नए, जैसे मान लो मुक्त हुआ, फिर ये जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम को जन्म देता है। पिक्नियोस्पोर के बारे में हम आस्ट्रिलैगो में पढ़ेंगे, पक्सीनिया में देखने को मिलेगा। एस्कोस्पोर भी पक्सीनिया में देखेंगे, बेसिडियोस्पोर भी, और ये पांचों प्रकार के स्पोर जब हम पक्सीनिया आपको पढ़ाएंगे तो पांचों प्रकार के स्पोर की हम चर्चा कर लेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, डिटेल में पढ़ाएंगे वहाँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन जितने प्रकार के भी आपके फंगस हैं या कवक हैं, सब में लैंगिक जनन देखने को मिलता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केवल एक्सेप्शन केस है ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य में लैक होता है। लैक मीन्स होता है अनुपस्थित होना, अर्थात लैंगिक जो जनन होता है, कौन सा, लैंगिक जो जनन होता है वो प्रायः नहीं पाया जाता है। किसमें, ड्यूटेरो। 100% इंपॉर्टेंट पूछ देता है लैंगिक जनन किसमें अनुपस्थित होता है, तो आप ड्यूटेरोमाइसिटीज लिख देंगे या फिर अल्टरनेरिया है और अन्य जो दिए हैं उसके एग्जाम्पल में कोलेटोट्राइकम वगैरह है वहाँ, तो प्राय ड्यूटेरोमाइसिटीज बोल देता है। किस क्लास में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, तो आप आंख बंद करके लगाएंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज। बकाया जो फाइकोमाइसिटीज, एस्को और बेसिडियो, ये तीन है, तीनों में लैंगिक जनन पाया जाता है। इसकी चर्चा भी आगे करेंगे, क्लासिफिकेशन आपको जब पढ़ाएंगे तो उसके पूरे के पूरे कैरेक्टर्स की हम चर्चा कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, जब लैंगिक जनन होता है तो 3 स्टेप होते हैं, पहले समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से। लैंगिक जनन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल
जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहले प्लाज्मोगैमी, तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लेते हैं ये एक गैमीट है, ये क्या है समझिएगा, गैमीट है, और एक ये गैमीट है, 2 गैमीट है, एक ये गैमीट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये दोनों गैमीट क्या हुए, आपस में मिल गए। तो जब ये मिलते हैं तो मान लेते हैं ये गैमीट है और ये पहले तो चिपकेंगे दूसरे से, ये चिपक गए। चिपकने के बाद क्या होगा, इनके मध्य की जो वाल है वो गलेगी, क्या होगी, इन दोनों के मध्य की जो भित्ति थी वो गल गई। ये अभी केंद्रक अलग है, तो जब भित्ति गिल गई तो इनमें अभी क्या पाया जा रहा है, इनमें साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म, इसमें भी। तो इनका पहले क्या होगा, जो लिक्विड है, मान लेते हैं एक का कलर अलग अलग बनाए तो आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं एक का लिक्विड ये है और उसका केंद्रक भी ये हरा है और एक का लिक्विड लाल है। अब ये क्या होगा, पहले ये दोनों लिक्विड आपस में मिल जाएंगे, तो इनके जो साइटोप्लाज्म आपस में मिलना है उसी को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक। अब क्या होगा, जब प्लाज्मोगैमी हो गया तो अब क्या हो गया, मान लेते हैं इसका केंद्रक ये ए वाला है, ये बी है, इसका केंद्रक और लाल वाला जो ये वाला है, ये दोनों केंद्रक आपस में मिल गए। ये लाल, अब ये क्या हो गए, दोनों केंद्रक आपस में मिल गए। इस क्रिया को हम बोलते हैं क्या, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। तो पहले लिक्विड मिलता है, भाई दीवार गली नहीं, उनका पहले द्रव मिला, बाद में दोनों केंद्रक मिल गए, ये कैसे बन गई 2n संरचना, कैरियोगैमी। अब जब ये 2n संरचना बन गई, ये 2n संरचना क्या कहलाएगी, जायगोट। और जायगोट में क्या होगा, मान लेते हैं पहले क्या मिला, लिक्विड मिला, ये फिर क्या मिला, केंद्रक मिल गया, फिर इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस का मतलब क्या, ये 2n है तो मियोसिस हुआ, मियोसिस से 8 सूत्री विभाजन हुए तो 4 केंद्रक बने, और चारों केंद्रक एक से कितने बनते हैं, 4 केंद्रक, और चारों केंद्रक कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये तो ये प्लाज्मोगैमी हो गया, ये कैरियोगैमी हो गया, ये मियोसिस, जिसे हम हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, हैप्लॉइड। चूंकि हमारा जो मेन फंगस था, जो कवक था, वो कैसा था, हैप्लॉइड था, कैसा था, हैप्लॉइड था। और उसके बाद क्या हुआ, जनन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, तो वो कैरियोगैमी के बाद डिप्लॉइड हुआ तो मियोसिस होगा, फिर हैप्लॉइड हो गया। अब ये मान लेते हैं स्पोर बन गए, ये अंकुरित होंगे, नए माइसीलियम को जन्म देंगे। तो ये था, 3 स्टेप में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट होते हैं, अब हम बात यहाँ की कर रहे हैं, जो ये दोनों गैमीट होते हैं, ये मेल फीमेल, इनके आपस में मिलने और उनकी संरचना के आधार पर, आपस में मिलने और उनकी संरचना के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। तो पहले आता है, एग्जाम्पल आता है प्लेनोगैमेटिक कपुलेशन। तो प्लेनोगैमेटिक कपुलेशन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं, और ये टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन बना था, प्लेनो बना हो या गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, पूछा था किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। 2016 वाले में पूछा हो या 21 वाले में पूछा हो, अब पेपर होगा, आप देख लीजिएगा। तो ये जो प्लेनोगैमेटिक होता है, ये प्लेनोगैमेटिक क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि प्लेनोगैमेटिक में इस प्रकार में संयुग्मन में नेकेड मोटाइल जो गैमीट्स होते हैं वो मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्लेनोगैमेटिक गैमेटिक कपुलेशन में जो नॉन मोटाइल, मोटाइल या मोटाइल भी लिख सकते हैं, और दूसरा लिख सकते हैं अथवा नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, नेकेड, नेकेड का मतलब जिनके ऊपर सलवाल ना हो, वो गैमीटों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन या संगम। आइसोगैमस में क्या होता है, जब दोनों गैमीट एक दूसरे के समान हो, ये हमने उसमें बताया था, जब दोनों गैमीट एक दूसरे के समान हो, यानी मार्फोलॉजिकली समान हो, हम ये भेद ना कर पाएँ कि इनमें मेल कौन है, इनमें फीमेल कौन है, तो इस प्रकार के जब गैमीट आपस में मिलते हैं तो उसे हम आइसोगैमी बोलते हैं। और ये दोनों मिलेंगे, मान लेते हैं मिले, तो ये बना लिया जाएगोट। इनमें क्या है, मार्फोलॉजिकली सिमिलर, ये देखने में बिल्कुल समान होते हैं। एनाइसोगैमी में क्या होता है, इसमें मान लेते हैं एक बहुत बड़ा है, एक बिल्कुल छोटा है, तो ये क्या है, इस प्रकार का जब हुआ ये जायगोट बन गया। तो इसमें क्या हुआ, मार्फोलॉजिकली,
लॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफर हैं। डिफर का मतलब क्या, अंतर दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार के गैमीट मिलते हैं तो एनाइसोगैमी बोलते हैं। ऊगैमी क्या होता है, इनमें एक मोटाइल होता है, जो मेल होता है, मेल गैमीट होता है वो हरदम मोटाइल होता है, जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, स्थिर होता है। मान लेते हैं ये जाता है पानी में तैरता हुआ और इसे फर्टिलाइज करता है, तो इस प्रकार का जो मिलन होता है वो ऊगैमी कहलाता है। एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। आइसोगैमी प्राय सिनकाइट्रियम में देखने को मिलता है, एनाइसोगैमी एलोमाइसिस में, और ऊगैमी जितने भी बड़े फंगस ग्रुप हैं सब में ऊगैमी कंडीशन देखने को मिलती है। इनके पिक्चर हमने लगा के रखे थे, देख लीजिएगा, चित्र हम दिखाते हैं आपको। लगाया तो था, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, हो सकता है मिस हो गया, तो समझ गए होंगे, चित्र तो हमने बना दिए हैं। अब आता है गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, गैमेटेंजियल जब कांटेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो फ्यूजन होता है उसमें दो विपरीत लिंग के दो गैमेटेंजियम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। तो पहले इसको हम बोर्ड पे लेके चलेंगे। कहाँ चला गया भाई बोर्ड, ये देखिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये है, इसमें से एक संरचना बन जाती है इस तरीके से, मान लेते हैं ये गोल संरचना बन गई, ये और ये, और इसके चारों ओर ये मान लेते हैं एक इस तरीके से संरचना बन गई, ये। तो इस संरचना को ये मान लेते हैं बन गई और ये बन गई। इसको पूरा ऐसे बड़ा कर दो, इसको बोलते हैं ऊगोनियम। क्या बोलते हैं, ऊगोनियम। और इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम के नाम से जानते हैं। अब ये एंथ्रीडियम क्या है, ये मेल जननांग है या मेल अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, रुक जाओ भाई अब आप लोग, क्योंकि चित्र जो था वो गड़बड़ हो गया है। ये हमारा क्या है, एंथ्रीडियम है, और ये क्या है, ऊगोनियम है। अब एंथ्रीडियम से एक ट्यूबनुमा संरचना निकलती है, ये ऐसे, जिसको हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब हो गया। अब इसी ट्यूब से क्या हो रहा है, मेल केंद्रक जा रहा है, ट्यूब फट जाती, ये आ गया मेल केंद्रक। अब क्या होगा, पहले तो ट्यूब फटी तो इनका द्रव मिल गया, ये द्रव मिल गया आपस में, और ये मिल गया। तो इस तरह का जो कांटेक्ट होता है या दो सेक्स का इस तरह का जो मिलन होता है, इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हम गैमेटेंजियल कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गैमेटेंजियल कांटेक्ट के नाम से जानते हैं, कांटेक्ट के नाम से जानते हैं, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। ये क्वेश्चन ये पूछता है ये पाया किस में जाता है, तो ये प्राय एल्ब्यूगो में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, एल्ब्यूगो में। इसके अलावा किस में देखने को मिलता है, एस्परजिलस में देखने को मिलता है। इसके अलावा किस में देखने को मिलता है, पाइथियम में देखने को मिलता है, पाइथियम आदि में देखने को मिलता है, इस प्रकार का कॉन्टैक्ट। चलिए, तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट समझ में आ गया होगा। इसका पिक्चर तो लगाया था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका पिक्चर। तो मैं ये देखेगा, ये इस प्रकार का कॉन्टैक्ट है। तो देखेगा ये जो संरचनाएं हमने बनाई है, ये एंथ्रीडियम है, ये देखेगा स्पष्ट है। ये इस पे ये एम्प्टी एंथ्रीडियम है, देखिए इसका केंद्रक ये आया और अंदर आ चुका है। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, ये क्या कहलाता है, एंथ्रीडियम, और ये क्या कहलाता है, ऊगोनियम। मिल जाते हैं, मिलने के बाद क्या बना लेते हैं, जाइगोट या फिर ऊ स्पोर बना, जाइगोट को ही ऊ स्पोर बोलते हैं, तो ऊ स्पोर बना लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, वही देख रहा है गैमेटेंजियल जो कॉन्टैक्ट बताया। अब आता है नेक्स्ट नंबर पे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किस में देखने को मिलता है, तो म्यूकर, राइजोपस और ईस्ट में देखने को मिलता है। इसमें कोई विशेष संरचना नहीं बनती है, तो इसमें से संरचना बनती क्या है उसकी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनमें जो माइसीलियम होता है, दो माइसीलियम होते हैं। एक मान लेते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन होता है ये,
और एक निगेटिव स्ट्रेन होता है। मान लेते हैं ये एक निगेटिव स्ट्रेन वाला है, ये मान लेते हैं निगेटिव स्ट्रेन वाला है। तो इसमें क्या होता है, दो माइसीलियम है और दोनों माइसीलियम नज़दीक आते हैं, ये क्या बन जाता है, एक्चुअली में ये ऑटोमेटिक ले लेता है, चलो माइनस स्ट्रेन लिख देते हैं, ये माइनस स्ट्रेन वाला है। तो ये क्या कर लेता है, अब ये दोनों माइसीलियम मान लेते हैं वहीं जहाँ एग्जाम्पल के लिए मान लो ब्रेड है, ये चूंकि किस में पाया जा रहा है, तो म्यूकर और राइजोपस में देखने को मिलता है, म्यूकर एंड राइजोपस में सबसे ज़्यादा देखने, और राइजोपस देखने को कहाँ मिलता है, तो हमने कहा था ब्रेड पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ब्रेड का मतलब क्या है, ये डबल रूट मान लेते हैं, ये ब्रेड है। अब ये माइसीलियम मान लेते हैं, उस पर प्लस स्ट्रेन वाला भी पाया जा रहा है और उसके साथ माइनस स्ट्रेन वाला भी पाया जा रहा है, ये मान लो माइनस स्ट्रेन, एक ही में दोनों प्रकार माइसीलियम। तो क्या करते हैं, दोनों में वृद्धि होती है और दोनों में वृद्धि होकर दोनों आमने सामने आते हैं और आपस में फ्यूज हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरह का जो कांटेक्ट है या इस तरह का आपस में मिलना है, इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन समझ गए होंगे, इसको गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। और एग्जाम्पल बहुत पूछता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन आपसे ऐसे पूछेगा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किस में देखने को मिलता है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलते हैं आगे, और आगे चर्चा का विषय हमारा क्या रहेगा, तो म्यूकर राइजोपस ईस्ट लिख लिया होगा। अब आता है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं 4 नंबर पे। तो स्पर्मेटाइजेशन किस में देखने को मिलता है, तो पक्सीनिया में प्रायः स्पर्मेटाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ये भी एक प्रकार के जो गैमेट्स का आपस में मिलने का तरीका है वो स्पर्मेटाइजेशन है। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, तो इसका पिक्चर देख लें, क्लियर हो जाएगा। ये आप संरचना देख रहे होंगे, तो ये विशेष प्रकार की संरचना जो आप देख रहे हैं, जिसे हम क्लस्टर ऑफ स्पर्मेटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्लस्टर ऑफ स्पर्मेटिया है, क्लस्टर ऑफ स्पर्मेटिया। तो क्लस्टर ऑफ स्पर्मेटिया है, तो हाइफी पर क्या होता है, गोल गोल संरचनाएं बनती हैं, इन संरचनाओं को स्पर्मेटिया कहते हैं। ये हवा के द्वारा उड़ते हैं और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी मादा जनन अंग है। तो ये स्पर्मेटिया यहाँ से उड़ते हैं, उड़ने के बाद आए और ये फीमेल कि जो ट्राइकोगाइन है उससे चिपक गए। ये क्या करते हैं, इसको भेदता है, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और इसके बाद यहाँ एसगोगोनियम में मिल जाता है, यही जायगोट बन जाता है। तो इस प्रकार का जो जनन देखने को मिलता है वो हमने आपको बताया था पक्सीनिया में देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ हमने एग्जाम्पल में आपके लिए लिख रखा है पक्सीनिया स्पर्मेटाइजेशन। सोमैटोगेमी क्या होता है, सोमैटोगेमी में कोई विशेष संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। ये मॉर्चेला, पेजाइजा और एगेरिकस में देखने को मिलता है। इनमें सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ये एक माइसीलियम है, ये एक माइसीलियम है और इसी के पास दूसरा माइसीलियम है, ये मान लेते हैं 2 माइसीलियम। अब इन माइसीलियमों से क्या होता है, उभार निकलता है, इस तरीके से उभार निकलता है। मान लेते हैं 2 माइसीलियम है, ये मान लेते हैं प्लस स्ट्रेन का है और ये माइनस स्ट्रेन का है, ये मान लो अलग अलग है। ये मान लेते हैं नर की तरह कार्य कर रहा है, ये मादा की तरह कार्य। ये क्या करते हैं, जैसे नज़दीक आते हैं तो इन पे उभार आते हैं और वो उभार आपस में जुड़ जाते हैं, जिनसे इसका केंद्रक इनके साथ, इसका केंद्रक इसके साथ एक्सचेंज हो जाता है और जीव द्रव्य भी एक्सचेंज हो जाता है। इस प्रकार का जो फ्यूज़न होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो उसको हम सोमैटोगेमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, सोमैटोगेमी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा सोमैटोगेमी। तो इस तरह से इन संरचनाओं के माध्यम से या इस तरह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो हमने आपको ये वाले नाम बताएं, ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटाइजेशन ये जो बताएं, इनको एग्जाम्पल जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बना है, पूछ देता प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन किस में पाया जाता है, तो सिनकाइटियम और एलोमाइसिस इन आदि में देखने को मिलता है। इसके अलावा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पूछ देगा किस में पाया जाता है, तो गैमेटेंजियल जब पूछ देगा कॉन्टैक्ट किस में पाया जाता है, तो एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, पाइथियम, फाइटोप्थोरा आदि में देखने को मिलता है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन म्यूकर, राइजोपस ईस्ट में देखने को मिलता है।
स्पर्मेटाइजेशन पक्सीनिया में देखने को मिलता है। सोमेटोगेमी मार्चेला, पेजाइजा और एकाइकस में देखने को मिलता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास पे चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन की या इसके वर्गीकरण की चर्चा करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ हम आपको इसका एक और बता दें लाइफ साइकिल कैसे चलती है इनकी, तो थोड़ा सा लाइफ साइकिल पे नज़र डाल दें तो थोड़ा सा आपको लाइफ साइकिल कैसे इनकी चलती है, जीवन चक्र। तो जब जीवन चक्र की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर जीवन चक्र बोलेंगे तो कवकों का सामान्य जीवन चक्र कैसे चलता है या किस प्रकार से चलता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा माइसीलियम है। माइसीलियम है, ये माइसीलियम में होता क्या है, तो माइसीलियम में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं। मान लेते हैं रिप्रोडक्टिव, एक मेल रिप्रोडक्टिव संरचना बनी और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव संरचना बनी, मादा जननांग बना। अब ये क्या करते हैं, ये जो दोनों जननांग होते हैं ये आगे चलकर मिल जाते हैं। मान लेते हैं ये, तो ये हमारा बन गया जायगोट। और जायगोट किन किन चरणों में बनता है, 3 चरणों में। पहले होता है इसमें प्लाज्मोगैमी, और फिर होता है कैरियोगैमी, और फिर होता है मतलब ये 2 चरणों के बाद जायगोट बना। फिर एक तीसरा चरण होता है जिसे हम मियोसिस के नाम से जानते हैं। ये जायगोट कैसा है, 2n। अब इसमें हुआ मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद हमें क्या बना, हाइप्लॉइड स्पोर बना। क्या बना, हाइप्लॉइड स्पोर बना। अब ये स्पोर क्या होगा, अंकुरित होगा और नए माइसीलियम को जन्म दे देगा। तो इस तरह से ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्लासिफिकेशन और देखेंगे नई स्पीसीज जो इसकी होगी उसकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।